Very good morning to all of you and welcome again स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट सीरीज में हमने बात की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टू प्रॉपर्टीज हमने फिनिश कर दी है। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर्स ये हमने डन किया है और इसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज उसके लिए बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सेम एज अ बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी कोशिश करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट समझा वैसे भी हम फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे कि एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। आपने बॉइलिंग पॉइंट समझा था तो उसमें वेपर प्रेशर की हमने बात की थी, सेम इसमें भी करेंगे, लेकिन वहां कंडीशन क्या है। वहां बॉइलिंग पॉइंट की जो कंडीशन है वो लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है वो गैसेस फॉर्म में जा रही है, तो यानी गैस के ऊपर हम जो बात करते हैं वो किसकी आ जाती है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की। तो गैसेस फॉर्म में ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो गैसेस प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर पे जाके बॉयल होना स्टार्ट होता है। सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कौन सी टू स्टेट के बीच की कंडीशन है, सॉलिड और लिक्विड। जबकि बॉइलिंग वाला जो कंडीशन है वो किसके बीच की कंडीशन है, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास यहाँ सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो आपके पास आप ऐसे कह सकते हो कि द टेम्परेचर एट विच गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो किसके इक्वल हो जाए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के हो जाए तब तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। जैसे इधर सॉलिड है, सॉलिड का वेपर प्रेशर है, मान लीजिए कि इधर लिक्विड है, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। जब सॉलिड, हाँ ये तो पता है कि सॉलिड में वेपर प्रेशर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिक्विड में वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड के कंपेरिजन में, गैस में बहुत ही ज्यादा होगा। तो आपके पास ये लिक्विड सॉलिड की तरफ चल रहा है ना, और इस यहाँ पर ये लिक्विड की तरफ चल रहा होगा। दोनों एक ऐसी सिचुएशन पे आते हैं जहां जाके फ्रीज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी सेल्सियस पर आपका वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है क्या, कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है क्या? नहीं, 0 डिग्री पर कंप्लीटली फ्रीज नहीं होता। कंडीशन क्या होती है कि जितना आपने वाटर लिया ना उसका अप्रोक्स मान के चलिए कि 50% तो वो किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, और 50% जो है वो किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। आपने फ्रिज के अंदर ऐसी कंडीशंस देखी होगी, आपने आइस जमाने के लिए वाटर रखा होगा और वाटर को जब आपने देखा तो एक सिचुएशन कभी ऐसी पाई होगी कि आपने वाटर को रखा है वो फ्रीज हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ तो फ्रीज हो गया है। जब हम उसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो अंदर की तरफ हमें वाटर मिलता है, यानी कि वहां आइस भी है वाटर भी है, दोनों ही है। तो ये सिचुएशन हो जाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, किसकी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। वहां पर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 0 से थोड़ा सा डाउन चला गया तो जो है लिक्विड कंप्लीटली सॉलिड में हो जाएगा। अगर 0 से थोड़ा हम आगे आए तो जो है लिक्विड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये पॉइंट है। तो वहां पर फ्रीज होगा तो 0 पे ही तो फ्रीज होना स्टार्ट भी होता है, 0 पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, 0 पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, दोनों कंडीशन से। तो यहाँ पर सिचुएशन ये रही होगी कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहा होगा, मतलब कि आपको कभी नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा रहा है कि आपके पास कुछ पार्टिकल्स जो सॉलिड में है वो ब्रेक डाउन होके लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होके जो है सॉलिड में आ रहे होंगे, उससे इधर आ रहे होंगे सॉलिड में।
और वो फॉर्म बन रही होगी। तो हमने सीधा सीधा समझा सर, इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि आपके पास कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में और लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में जा रहे हैं, इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको एक और तरीके से समझिए, मान लीजिए एक लाइन है, 100 बच्चों की एक लाइन है, ठीक है। अब उसमें से एक बच्चा एंटर करेगा तो उसमें से एक बच्चा रिमूव हो जाएगा। बताओ लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? अभी भी 100, 100 के 100 ही है ना। आपने फिर एक बच्चा भेजा, एक निकल के फिर बाहर आ गया। लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 100। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हुए? नहीं, आपको ये नजर नहीं आ रहे चेंज हुए, लेकिन वहां चेंज तो हो रहे हैं ना। यस, इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यही सिचुएशन यहां है। वेरी गुड। अब चलते हम आगे। तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर इट इज गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। चलिए आ जाइए, ये तो आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब सर फ्रीजिंग पॉइंट है तो ग्राफ पे आ जाइए। ग्राफ पे क्या कंडीशन है बेटा? देखो ग्राफ, हम सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर क्या आपके पास? वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, ये क्या है? ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर है। और अब बात करेंगे वेपर प्रेशर में, तो अपने पास यहां पर क्या होगा? एक फ्रोजन टेम्परेचर होगा। क्या होगा? फ्रोजन टेम्परेचर। तो फ्रोजन टेम्परेचर की लाइन डाल दो एक। कैसे होगा फ्रोजन टेम्परेचर? सर हम जानते हैं कि आपके पास कंडीशन क्या रही होगी? देखो क्या कंडीशन रही होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। हमें यही तो पता है ना, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर देखो, आप नोटिस करो, टेम्परेचर यहां था तो वेपर प्रेशर यहां था। जैसे मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सॉलिड की तरफ जा रहा होगा, तो फ्रोजन टेम्परेचर ऐसा ही आता है। यस, ये लाइन है जहां पर लिक्विड जो है वो धीरे धीरे आके क्या होते जा रहे होंगे? फ्रीज होते जा रहे होंगे। इसे फ्रोजन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या है ये? फ्रोजन टेम्परेचर की लाइन है। वेरी गुड। अब देखो मैं यहां से बात कर रहा हूं, इधर से मेरे पास कौन आ रहा है? सॉल्वेंट, और इधर से कौन आ रहा है? सॉल्यूशन। ये मेरे पास लाइन है सॉल्वेंट की, और ये लाइन है सॉल्यूशन की। किसकी बेटा? सॉल्यूशन की। जैसे ही सॉल्वेंट में लेके आ रहा हूं, सीधा क्रॉस कर रहा है यहां। कहां कर रहा है? यहां। आप सीधी लाइन पे देखोगे यहां। जैसे ही मैं सॉल्यूशन को लेके आ रहा हूं, वो क्रॉस कर रहा है करीब यहां। ठीक है, अब आप इसको नोटिस कीजिए कि आपको ओवरकट कहां हुआ है ना। तो देखो सॉल्यूशन में बात करें अगर, सॉल्वेंट में बात करें अगर, तो सॉल्वेंट में जो ओवरकट हुआ है वो यहाँ है, और सॉल्यूशन में ओवरकट कहां हुआ है? यहाँ है। अब सॉल्यूशन का प्योर होता है, इसीलिए हम इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर का नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन का टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप नोटिस करो इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा है? मतलब पहले फ्रीज कौन हो रहा है? पहले सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है और सॉल्यूशन लेट फ्रीज हो रहा है। सॉल्यूशन लेट फ्रीज हो रहा है तो मेल्ट भी लेट होता है। मेल्ट भी क्या होगा? लेट होगा। आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले जो है वो किसका यूज करते हैं? सोल्ट का यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनकी आइसक्रीम जो है वो जल्दी मेल्ट ना हो, है ना, ज्यादा जो है वो ज्यादा देर तक जमी रहे, फ्रीज हो जाए वो, तो वो नीचे ज्यादा टेम्परेचर पर, यानी कि आप यूं कहो कि जो सॉल्वेंट है वो जाके फ्रीज हो रहा है मान लीजिए कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉल्यूशन आपका जाके फ्रीज हो रहा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर फ्रीज होगा तो वहां पर वो मेल्ट भी धीरे होगा, यानी आइसक्रीम जो है वो इतनी इजीली मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए वो यूज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर सॉल्वेंट में ये कंडीशन है तो प्योर का ज्यादा है और इसका कम है, तो आप लिख दोगे द TF नॉट इज ग्रेटर देन TF।
TF नॉट इज ग्रेटर देन TF और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, डेल्टा TF। बोलो समझ में आया? यस। अगर समझ में आ गया है तो हमारे पास डेल्टा TF क्या होगा सर, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि वही वाली बात मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा और मोल फ्रैक्शन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्योंकि सेम एज वैसी ही होती है जो हमने पुट किया था। ओके, आई थिंक यू ऑल आर ऑडिबल, है ना? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो चलिए हम बात कर रहे थे डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। आप यहाँ पर जब डेल्टा TF प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो आपके पास यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है, KF मोलरिटी। KF क्या है आपके पास, KF जो है वो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसे आप मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। वही KF को निकालोगे कैसे, KF इज इक्वल टू मास, गैस कांस्टेंट R और TF का स्क्वायर अपॉन क्या है आपके पास, डेल्टा H वेपराइजेशन एंड लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। इससे आप ये कैलकुलेट कर लोगे। हालांकि आपको ये कैलकुलेट करना नहीं होता है, ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको जिसका लर्न करना है वो है वाटर। क्या है वाटर, KF ऑफ वाटर, KF ऑफ वाटर, वाटर का KF क्या है 1.86। हाँ यूनिट जरूर याद कर लेना, यूनिट हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट पे जो वाटर का लिखवाया था केबी, उसमें भी नहीं लिखी थी, तो याद रख लेना केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या यूनिट है, यूनिट से भी पहचानो इन चीजों को। क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होगी, इससे आप निकाल सकते हो। यहाँ मास है, यहाँ केल्विन है, टेम्परेचर है, और मास जो है मोलर मोलरिटी जो है पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर्स में पार्टिकल्स होते हैं। तो पर यूनिट की हम बात कर लेते हैं मोल की, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करें। हमारे लिए मेनली जो है फॉर्मूला वो कौन सा होगा, ये फॉर्मूला मेन होगा। इस फॉर्मूले को ज्यादा आगे आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, कैसे होगा जरा देखो। इसे हम बढ़ाएं तो डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलरिटी की वैल्यू रख दो। क्या है मोलरिटी, क्या होती है, वेट ऑफ B अपॉन मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A इंटू 1000। अगर ये ग्राम में है तो, और ग्राम में नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये फाइनली बात समझ में आ गई होगी, किसकी वैल्यू लर्न करनी है, किसकी नहीं करनी है, ये आपको पता है। बाकी की वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम समझेंगे ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस, देखिए जरा। चलिए प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस की। क्या होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है।
देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस में कोई खास बड़ी बात नहीं है। आपने ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ में ऑस्मोसिस प्रोसेस को देखा है। आपने किशमिश को पानी में डाला होगा, तो पानी में रखने के बाद किशमिश फूल जाता है, ये ऑस्मोसिस है ना। मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं आपने सुना होगा कि किसी का मर्डर कर दिया या फिर कोई ने सुसाइड कर दिया नदी में कूद के, अगर उसकी बॉडी वैसे नहीं मिलती है तो बाद में ऊपर आ जाती है, तो उसकी बॉडी में जो प्रोसीजर हुआ है वो ऑस्मोसिस है, इस वजह से ऊपर आई। क्या हुआ सर वहां पर? आपके पास जो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या कर रहा है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। In this process, the flow of solvent through the semi-permeable membrane, high concentration to low concentration। नदी में सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, हमारी बॉडी में पानी कम है, तो नदी से पानी कहाँ चला गया? बॉडी के अंदर चला गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है? हमारी स्किन कर रही है, ठीक है। और किशमिश है, किशमिश को पानी में डाला तो बाहर पानी ज्यादा है और किशमिश के अंदर पानी कम है, और किशमिश की जो वॉल है, दीवार है, तो वो क्या कर रही है? ऑस्मोसिस यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कंडीशंस क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि आपके पास ऐसे मान लीजिए कि 2 बीकर है ना, इस तरह का बीकर है, और इस बीकर में आपने यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। जहां पे कौन है? यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन है? मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है। और जिसे आप SPM शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट एज अ फॉर्म कौन है? H2O है। क्या है? H2O। और इधर आपने क्या लिया हुआ है? सॉल्यूशन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों का लेवल चाहे आप बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जरा, ये आपने फिल किया, और ये आपका, चाहे इसका लेवल बराबर कर लीजिए, इसकी जरूरत। अब आपको ये पता है, चाहे भले ही इनका लेवल इक्वल है, इक्वल लेवल पे है मामला सारा कुछ, लेकिन हम जानते हैं सॉल्यूशन हैविंग सोल्यूट पार्टिकल्स प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कौन कौन है? सोल्यूट पार्टिकल्स। इसके 100% में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स है, जबकि इसके 100% में ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। तो बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर ज्यादा है? इधर है क्या इधर है? मान लीजिए कि यहाँ ऐसा मान लीजिए 100 में से 20% जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट के है, 80% पार्टिकल्स किसके हैं? सॉल्वेंट के। जबकि यहाँ पर तो 100% पार्टिकल्स ही किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं। अब बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर कम है? इधर कम है, इधर 80% है, इधर 100% है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करेंगे? इधर से इधर मूव करेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। नेचर का रूल है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी भी हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है, पहाड़ियों हाई ऊंचाई से लो ऊंचाई की तरफ जो है फ्लो करता है। नेचर का रूल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये फेनोमेना वैसे ही नॉर्मल हो रहा है। तो अब आपके पास क्या कर रहा है? जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो किधर से किधर हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस है, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक इसके एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे। इस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं। बस कंडीशन है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, मस्ट बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, अब आपके पास कंडीशन है कि आपने क्या किया बेटा, इस, अब मैं जो बात समझाने जा रहा हूं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको समझिए जरा। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस किधर से किधर चल रहा है? इधर चल रहा है ना, इधर चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि
इधर से जब इसका प्रेशर लग रहा होगा तभी तो जा रहा है इधर, है ना, कि इस पे जो प्रेशर है तो ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से आ रहा है, और इस सॉल्वेंट का प्रेशर इस पे लग रहा है तो इधर फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या किया, इधर इधर एक एक्सटर्नल प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। क्या किया बेटा, पी एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो इधर। इधर पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे किसके लिए, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का उसको स्टॉप करने के लिए, है ना, उसको स्टॉप करने के लिए। तो इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वी अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर, वी अप्लाइंग द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी स्टॉप to flow of the solvent, flow of the solvent, solvent के फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमने जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई किया है। अगर उसको अप्लाई किया है यानी कि स्टॉप करना है, आपको क्या करना है, स्टॉप, रुक जाए, इधर नहीं भेजना, बस स्टॉप हो जाए, यानी कि जो फ्लो इधर से इधर आ रहा था वो आए ना, बस स्टॉप हो जाए। तो जो प्रेशर आपने सिर्फ इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया, इधर इधर इतना प्रेशर लगाया कि जो फ्लो आ रहा था वो स्टॉप हो गया। अब स्टॉप हो गया तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब बात आती है आरओ की, क्योंकि आरओ क्या है, आर ओ इज ऑस्मोसिस प्रोसेस और आर इज रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। आरओ आपने अपने स्कूल वगैरह में, अपनी कोचिंग संस्थान में कहीं पे भी जो है आरओ देखा होगा, आरओ का पानी पिया होगा, और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, आरओ। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है। क्या होता है, ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो इधर से इधर हो रहा था। अब हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो, और वो कैसे होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, जबकि पहले तो ऑटोमेटिकली चल रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम हो रहा था, तो इन्वायरमेंट पे काम हो रहा था। अब ऑटोमेटिक नहीं होगा, हमें करवाना पड़ेगा, जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, we apply the external pressure, more external pressure, we applying the more external pressure as compared to osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। कहां से, इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहेंगे। और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं इसीलिए, हम चाहते क्या है भाई, इधर जो भी नेचर में मान लीजिए कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, सोल्टी पानी है या कोई गंदा पानी है, तो उसमें क्या है, पानी तो हमें तो सिर्फ पानी पानी चाहिए, उसमें जो कोई इम्प्यूरिटीज है, सोल्ट है या कुछ भी है वो हमें नहीं चाहिए। अगर वो नहीं चाहिए, पानी चाहिए, तो आपको वो बाकी तो इधर रखना है, तो हम अप्लाई करेंगे तो उधर से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउड करती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउड नहीं करती है। इसकी जो पॉर्ट साइज है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसके थ्रू इधर आ सकते हैं, इससे बाकी सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं आ सकते, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज ज्यादा है। अब ज्यादा है तो यहां रुक जाएंगे, यानी कि यहां से कौन निकलता हुआ चला जाएगा, सॉल्वेंट चला जाएगा, और हमें सॉल्वेंट मिल गया, प्योर फॉर्म में वाटर मिल गया, वाटर मिल गया तो हमें वाटर की कमी दूर करनी थी, वाटर हमें मिल रहा है। चलिए, ये तो हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का काम, और हमें मिल गया है, यानी कि जो भी इम्प्यूरिटीज वाला पानी होता है उसको भी हम पीने लायक बना सकते हैं, इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब आप जानते हो कि प्रदूषण इतना चल गया है, पॉल्यूशन इतना है नदियों में, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे है और वहीं पे सिटीज भी बसी हुई होती है। इस वजह से नदियों के पानी को वापस से प्यूरिफाई करना जरूरी होता है, और उसी के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। चलिए, आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया है ऑस्मोसिस प्रोसेस का। अब इसमें हम इसका डेरिवेशन जो है वो करके देख लेते हैं। देखिए,
यहां पर हम बात करें प्रेशर्स की, तो ये आपके पास बीकर है। इस कंटेनर में मैंने इस तरह से यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है, और यहां पर मैंने इसमें फिल कर रखा है कौन, ये लीजिए, यहां पर हमने ये फिल कर दिया है। इसके अंदर है आपके पास सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके अंदर है आपके पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन से जो है चीजें कहां जा रही है, सॉल्वेंट की तरफ जा रही है, क्योंकि इस, अच्छा, इसमें लेते हैं सॉल्यूशन, उसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन, और इसमें लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बीकर में ज्यादा है, तो वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, और इधर एक्सटर्नल प्रेशर्स हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पर जब इस कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एक लेंथ होगी, ठीक है ना, तो ये आपकी हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट हो गई, और इसी पे ग्रेविटी फोर्स करती है, तो यहां से आपका ग्रेविटी और सारा चीज इन्वॉल्व होके यहां से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास हम इस इक्वेशंस को निकालते हैं फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन देखो जरा, पी वी इक्वल टू एनआरटी, क्या है, पी वी इक्वल टू एनआरटी। मुझे सिर्फ प्रेशर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, और प्रेशर एक फोर्स होता है, और फोर्स में हम जानते हैं कि हाइट और ग्रेविटी इन सबको इन्वॉल्व करके निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल आइडियल सॉल्यूशन से निकाल रहे, तो हमारा फोकस ओनली किस पे होना चाहिए, फोर्स पर होना चाहिए। तो P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये लीजिए, एन अपॉन वी क्या होता है, एन अपॉन वी क्या है, एन मोल से वी वॉल्यूम है, और कंसंट्रेशन में हमें पता है कि वॉल्यूम में जब मोल्स इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बनती है, और कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, C कंसंट्रेशन P इक्वल टू सी आर टी, और P जो है इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से, तो P की जगह में क्या पुट कर दूं, पाई इक्वल टू सी आर टी। ये नई इक्वेशन बन के आ गई आपके लिए, किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। पाई क्या है, पाई है आपके पास ऑस्मैटिक प्रेशर, क्या है, प्रेशर, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई रिप्रेजेंटेशन, सी कंसंट्रेशन है, आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई बेटा आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशंस आ गई है। तो आई होप कि आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस तीनों बातें समझ में आ गई होगी। और उसके बाद उसका एक छोटा सा डेरिवेशन जिसमें हमें इक्वेशंस निकालनी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, P इक्वल टू एन आर, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और V को हम ट्रांसफर कर देंगे तो V नीचे आ जाएगा, तो मोल्स अगर वॉल्यूम में इन्वॉल्व कर दिया तो उसे हम बोल देते हैं क्या, कंसंट्रेशन, और P की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट होता है पाई, पाई इक्वल टू सी आर टी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। यहां पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप 8.314 ले लोगे, है ना, जूल में। चलिए, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि कौन सी वैल्यूज आपको लेनी। अब इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस और है, किसके बेसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बेसिस पर, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए बात कर ही लेते हैं इस पे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, नंबर वन किसके बेसिस पर है, ऑस्मोटिक प्रोसेस नहीं, प्रेशर के बेसिस पर है ना, हम तो अब प्रेशर में आ गए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेशर,
प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स, नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा है बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले नेम लिख लेते हैं फिर समझते हैं। नंबर 2 है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और नंबर 3 है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये नेम से ही पता लग जाएगा। आइसो मतलब सेम, हाइपर मतलब अधिक, ज्यादा, और हाइपो मतलब कम। नेम है इंग्लिश की, उन्हीं से पता लग रहा है कि अगर आपको पता है आइसो का क्या मतलब होता है, हाइपर का क्या मतलब होता है। अरे हाइपर प्रेशर हो जाना, तो हाइपर मतलब अधिक हो जाना, हाइपो मतलब कम हो जाना, आइसो मतलब इक्वल, सेम। तो आपके पास यहां पर जो है, आप क्या बोलोगे कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज गिवन टेम्परेचर और प्रेशर टू अदर सॉल्यूशन। जो अदर सॉल्यूशन से, या आप कह सकते हो टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब आपका सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दो सॉल्यूशंस का, वो सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होगा? द वन सॉल्यूशंस हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इन गिवन टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। गॉट इट? और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन हैविंग, वन सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सम अदर solution at a given temperature is called hypotonic solutions. I hope कि आपको तीनों solutions की definition समझ में आ गई होगी। वो solution जिनका osmotic pressure से, जो इसमें चेक करेंगे हम, हमने यहाँ समझा था osmotic pressure, अगर दोनों solutions का osmotic pressure इक्वल आ रहा है, उसकी वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है दोनों solutions के लिए, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर की जो पाई वैल्यूज है, किसी एक की ज्यादा और किसी एक की कम आ रही है, ज्यादा वाला तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो कम वाला है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और डेली लाइफ में ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने कई जगह देखा होगा, है ना? जैसे मैं बोल रहा था किसमिस उसमें है ना? बॉडी अगर पानी वगैरह में डेड बॉडी होती है तो वो फूल जाती है, तो उसमें जो वाटर है वो इनसाइड हो जाता है बॉडी के, किसके थ्रू? द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा? वहां पर पानी अंदर चला जाता है, इस वजह से फूलने लगती है, और गैसेस तो फिर वो डिकम्पोज होने लगती है, तो गैसेस भी फॉर्म होती है, इस वजह से भी वो वहां पर है। तो ये कई सारी चीजें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मत पूछ लेना कि सर बॉडी में गैस भी बनती है। हाँ, बनती है, पानी भी जा रहा है और गैसेस भी बनना स्टार्ट होती है। चलिए, आपको आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। ऐसे डेली लाइफ में कई सारे जो है एग्जांपल्स हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।